चलो गाइस, शुरू करते हैं आज की कहानी। कूलम्स लॉ। माने से वाला पंखा चला दे यार। 3 पे ही चला दे और मेरी तरफ भी कर दे थोड़ा। लगाना पड़ेगा वहां पे वो वायर। कूलम्स लॉ। देखो, किसी लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, किसी लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है। लॉ को हमेशा जुगाड़ से प्रूफ किया जाता है। लॉ लॉ होता है। ठीक है, तो कूलम ने कहा क्या, हम उसकी बात सुनते हैं। पहली बात समझते हैं। देखो, ये ना पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पूछे किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा। अब पॉइंट चार्जेस का मतलब आप लोग ये करोगे कि ये एक पॉइंट चार्ज हो गया। खाली ये मतलब नहीं करना, और मतलब भी है पॉइंट चार्ज का। मैंने ना क्या किया, एक स्फेयर बनाया। लेट, ये मैंने एक स्फेयर बनाया। ठीक है, इस स्फेयर को मैंने यहां से 10 किलोमीटर दूर रखा। अब बताओ, स्फेयर अच्छा खासा बड़ा है, इतना बड़ा स्फेयर है, इसको मैं यहां से 10 किलोमीटर दूर रह गया। अब कैसा होगा? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के दो मतलब है। पहला, खुद पॉइंट चार्ज। दूसरा, कोई भी बॉडी और उसको कहां पर रखा हुआ है, काफी डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज, ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स बोले तो ये सेंट्रल फोर्स है। दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने पर लगता है ये। ठीक है, जिनके भी बारे में हम बात करेंगे उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पर लगेगा, इसलिए इस फोर्स का नाम क्या पड़ गया? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, कूलम ने बेसिकली दिया क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। हम लोगों ने जब पहली क्लास पढ़ी थी इसकी इलेक्ट्रोस्टैट्स की, तो हमने ये पढ़ा था कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। बेसिक सा बच्चों वाला रूल पढ़ा था एक हम लोगों ने। अब इसी रूल की एडवांसमेंट है। इसने बोला यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है। लेट दिस चार्ज बी Q1, लेट दिस चार्ज बी Q2। क्या होगा? यहाँ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप देखना मैं सिंबल कैसे बना रहा हूँ, ये अट्रैक्शन का सिंबल है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। या ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। यहाँ ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोनों में से एक काम होगा। ठीक है, अब कितने फोर्स से ये लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? कुछ फोर्स की क्वांटिटी तो होनी चाहिए। तो कूलम्स लॉ ने हमें क्या दिया? कूलम्स लॉ ने हमें क्वांटिटी दी। किसकी? फोर्स की। कौन से फोर्स की? अट्रैक्शन और रिपल्शन के। ठीक है, लिखो कूलम्स लॉ। इट गिव्स द इट गिव्स द क्वांटिटी ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो मान लो ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, नाम Q1 Q2। और दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, लेट ये सेपरेशन डिस्टेंस है R। तो कूलम ने हमें क्या बोला? कह रहा है जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 से। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ऐसे उसने एक्सपेरिमेंटली पता लगाया। और क्या बारे में पता लगाया? कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में। M1 M2 का डायरेक्ट प्रोडक्ट और नीचे R स्क्वायर, 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, ये वही है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा Q1 Q2, और नीचे क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया K। तो कोई पूछे K क्या है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज K। क्या है K? कूलम्स कांस्टेंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गई?
ठीक है, इतना नोट कर लो। कोई नहीं, चलने दे, क्या हो गया। हम्म? नहीं नहीं, एडिट क्यों होगा। देखो, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब थोड़ा सा प्लीज ध्यान से, अब मजाक नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान से। आप लोगों को ना बिल्कुल ये चीज तंग नहीं करेगी, ये नहीं तंग करेगी, बिल्कुल तंग नहीं करेगी। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, कोई फालतू कुछ नहीं है। आपको ये भी चीज तंग नहीं करेगी 1/R²। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यूं निकल जाएंगे। आपको जो मेन तंग करने वाली चीज है ना, जो ट्वेल्थ में तंग करती है, वो है के एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप लोगों को अब एक लॉजिक समझाता हूँ। देखो, ये ना दो बॉडीज हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों बॉडीज को उठा के पानी में डाल दूं, ऑल्दो मैं डालूंगा नहीं, खराब हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को उठा के पानी में डालूं, तो क्या होगा। तब भी अट्रैक्ट करेंगी। तब अट्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में लकड़ी घुसा दी। फिर मैंने देखा, क्या इन दोनों के अट्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए कि ग्रेविटी में हम लोगों ने जो कांस्टेंट का नाम पढ़ा था, उस कांस्टेंट का था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब आप उसको जहां भी ले जाओ ना, यूनिवर्स में जहां ले जाओ, जहां मन करे जहां ले जाओ, वहां पर काम करेगा वो, किसी भी मटेरियल के लिए। बट कूलम फोर्स ऐसा नहीं है। एक नई चीज पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश चीज, ट्वेल्थ की। कूलम फोर्स ना मीडियम पर डिपेंड करता है। ये सबसे दिक्कत वाला काम है। तो हमने ये देखा कि कूलम फोर्स जो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम कहां पर है? वैक्यूम में मैक्सिमम है। फिर देखा एयर में लेकर आए, तो देखा जितना वैक्यूम में था लगभग उतना ही एयर में है। फिर उसको उठा के कहीं और ले गए, फिर देखा कोई और मीडियम आया, कूलम फोर्स कम हो गया। और मीडियम आया, कूलम फोर्स और कम हो गया। कोई और मीडियम आया, कूलम फोर्स कम हो गया। इसका मतलब मीडियम बदलने से कूलम फोर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये पहला लॉ निकला। अभी तक देखो, अभी तक नहीं पढ़ी थी ये चीज, ये फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं कि कांस्टेंट ना मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको उधर ले जाते हैं, ये बनेगा FR² Q1 Q2। अगर कोई पूछे इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है 9 × 10⁹ आज ऑल दो हम इसके बाद न्यूमेरिकल करने वाले हैं, मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ आज। हम सीधा न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। 9 × 10⁹ ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट बना लेते हैं। तो पहले फोर्स है, क्या बनेगा? न्यूटन। फिर क्या लिखा हुआ है? R², क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? पर कूलम स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर। ये याद रखना, ये वैल्यू है। अच्छा, ये वैल्यू कहां पर है? ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू वैक्यूम में है, वैसे एयर में भी। हाँ, यहां तक बात क्लियर होगी। तो अभी सिर्फ कूलम्स लॉ में आप लोगों को इतना जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। कूलम्स लॉ में आप लोगों को जानना है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? F=K Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। वेयर के क्या होता है? कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी होती है, बस सिर्फ इतना जानना है। उसके अलावा क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो अभी हम लिख रहे हैं एक एक करके। इतनी बात समझ आई? क्योंकि न्यूमेरिकल कराना है मेरे को। क्योंकि पहले मैं इससे तुम्हारी दोस्ती करा दूं, फिर मैं वहां जाऊंगा ना, तो मेरे को ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा मैं वो चीज तुम लोगों को। बोलो, यहां तक समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ लिखना है तो लिख लो। ये के वाली वैल्यू लिख लो, ये भूल जाओगे। के वाली वैल्यू लिख लो, और इसके बाद लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी बात कर रहे हैं ना, धीरे धीरे करके बात कर रहे हैं। वही तो लिख रहे हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर एक एक करके शुरू करते हैं। पहला, इट इज द सेंट्रल फोर्स। मतलब बताओ। अभी बताया था मतलब मैंने, बताओ। तो दो सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इट इज ओनली बिटवीन टू चार्जेस। कितने चार्जेस है मतलब? ऐसे दो। अगर मैं तुम्हारे को तीन चार्ज दे दूं,
ये देखो मेरी फिंगर की तरह देखना, ये 3 चार्ज दे दिए मैंने। अब मैंने बोला ये 3 चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाओ, लगेगा नहीं। या तो इन दोनों पे लगेगा, या इन दोनों पे लगेगा, या इन दोनों पे लगेगा। मतलब ए बी सी नाम रख देते हैं, या तो ए बी पर लगेगा, या बी सी पर लगेगा, या ए सी पर लगेगा। जब ए बी पे लगेगा तो बी सी से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में हेल्प होगी। नहीं तो पता है क्या करोगे, न्यूमेरिकल आएंगे गंदे गंदे, तो तुम छोड़ दोगे न्यूमेरिकल को, वैसे ही छोड़ दोगे यार, ये कैसा था न्यूमेरिकल आए तो अजीब सी बात है, ये हुआ है, वो हुआ है। हाँ जी। ठीक है, हाँ। नहीं, फोर्स नहीं लगता, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ही लगता है खाली। एट ए टाइम तो टू चार्जेस के ऊपर ही लगेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई, अब थर्ड बात लिखो। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, बिटवीन टू चार्जेस है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स है, ये याद रखना, बिटवीन टू चार्जेस है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, बात को समझना। देखो ये ना फालतू की बात है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, फिर इसको लंबा लंबा करके लो, कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। तुम्हें किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अगर फोर्स निकालना है, सारे फोर्स निकालना, फिर सुन लो, क्योंकि ये ना कोई पूछेगा नहीं, बेफालतू में सिलेबस बढ़ाने वाली बात है। किसी अभी हम क्वेश्चन करेंगे बड़े सारे, ठीक है। मैं तुम्हारे को 4-5 तरीके को क्वेश्चन कराऊंगा, कूलम्स लॉ के उसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाहर आया मेरे को आके पकड़ लेना कि आपने कराया था, देखो उससे बाहर है, उससे बाहर नहीं आएगा। कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल बन ही नहीं सकते उससे बाहर, ठीक है। सिर्फ 4-5 तरीके हैं, उस उतने ही होंगे, उसी में फेरबदल करके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसी से खेल लेंगे इधर उधर इधर उधर। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, क्या करना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ना जहां पे हमने चार्जेस निकालने हैं, जितने भी चार्जेस है ना, उसके ऊपर फोर्स निकाल लेना। जैसे मान लो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, मेरे को यहाँ पर एक चार्ज है Q0, इसके ऊपर मेरे को फोर्स निकालना है। क्या करना, सिर्फ इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना। कैलकुलेट किया, सिर्फ कैलकुलेट मत करना, वैल्यूज लिख देना, इन दोनों के बीच के फोर्स की वैल्यू लिख दी। फिर क्या करना, इन दोनों के बीच के फोर्स की वैल्यू लिख देना, लिख दी। फिर क्या करना, इन दोनों के बीच के फोर्स की वैल्यू लिख देना, लिख दी। तीनों का वेक्टर सम करना, तीनों को कौन सा सम करना, वेक्टर सम। अब वेक्टर सम तो याद नहीं होगा, तो मैं वेक्टर सम दोहरा देता हूं, ठीक है। तो मैं वेक्टर सम थोड़ा सा दोहरा देता हूं। वेक्टर सम ये होता है कि अगर एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है F1, और एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है F2, तो ये इनका रिजल्टेंट होगा, दैट इज F1 प्लस F2। और इसका जनरल फॉर्मूला होगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। याद है, याद है। और क्या था, चलो ये तो खुश कर दे तुम लोगों ने। एक एक वेक्टर ऐसे, और एक वेक्टर ऐसे, और ये इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट। अगर ये F1, ये F2, तो बीच वाला F1 प्लस F2, और उसका मैग्नीट्यूड कितना, इतना। ठीक है, कोई इशू, पक्का, सही है, देख लो। चलो, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करानी है आप लोगों को। फोर्स का ना एक नॉमेनक्लेचर है, वो है ऑन बाय। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी जब 12th में था मैं भी कंफ्यूज रहा था, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बोर लग रहा होगा, मेरे को पता है क्या बच्चों वाली चीजें बताई जा रहा है, बट चलता है। ऑन और बाय, ऑन क्या होता है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। बाय कौन होता है, जो फोर्स लगा रहा है। अब बात को समझना, यहां पर एक चार्ज है Q, यहां पर एक चार्ज है Q0, यहाँ Q1 यहाँ Q0। मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ ये रिपेल करेंगे क्या अट्रैक्ट करेंगे, पहले तो ये बताओ। रिपेल करेंगे, तो ये इधर भागेगा, और ये इधर भागेगा। अब मुझे बताओ, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, लग रहा है नहीं लग रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन किसके ऊपर लग रहा है, 0 पर। लगा कौन रहा है, 1। इधर बताओ, इधर किसके ऊपर फोर्स लग रहा है बताओ, 1 पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, 0। ये लिखना आना चाहिए, ये लिखना नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये लिखना आना चाहिए कि इसके ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी वाला, ये वही है, वही है। हाँ, F12 F21।
ऑन और बाय समझ आया? पक्का? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एफ का जनरल फॉर्मूला बोलो बोलो बोलो। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ, के पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? बस आखिरी चीज, फिर न्यूमेरिकल इसके बाद। के पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, 9 × 10⁻⁹। आर स्क्वायर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दोनों को तो मैं गेम से बाहर निकाल रहा हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ, Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव हुए, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। अच्छा, दोनों नेगेटिव हुए तब भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। अच्छा, यहाँ इस वाले केस में भी रिपेल करेगा, इस वाले केस में भी रिपेल करेगा। तुम्हारे को ब्लर नहीं दिख रहा? तो बोलते क्यों नहीं हो? मैं भी ठीक करता हूँ। ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। शाबाश। नहीं नहीं ना। चलो, अब देखो। हाँ, हम बात कर रहे थे ये दोनों अब तो साफ दिख रहा है। अच्छा, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इनका रिजल्ट कैसा आएगा? ये दोनों नेगेटिव है, तब भी इनका रिजल्ट कैसा आएगा? अब देखो, प्लस 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 प्लस, टोटल रिजल्ट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। कब? रिपल्शन के केस में। बोलो हाँ या ना। तो रिपल्शन के केस में फोर्स कैसा आएगा हमेशा? चलो आ जाओ, अब अट्रैक्शन का केस ले लेते हैं। अट्रैक्ट कब करेगा? मान लो Q1 पॉजिटिव हो गया, Q2 नेगेटिव हो गया। अब एक को ये तो प्लस ही है, नीचे वाला भी प्लस है, इसको प्लस ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं माइनस। अब बताओ क्या होगा? क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर तुम लोग कैलकुलेशन करो और तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, वो पूछे इस बात का मतलब क्या है, तो मतलब बता देना, रिपल्सिव फोर्स है। और तुमने कैलकुलेशन करी, तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और वो फिर तुम्हारे से पूछे इस बात का मतलब बता देना, तो अट्रैक्टिव फोर्स है। ये बात कहीं लिख लो, ये भूल जाओगे। लिख लो। हाँ लिखो, मैं लिखवाता हूँ, लिखो। लिखो इफ, दो ही लिखवाए हैं। हाँ, तीन लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। लिखो नेट फोर्स, थर्ड पॉइंट लिखो, नेट फोर्स इज गिवन बाय वेक्टर सम। इज गिवन बाय वेक्टर सम, ठीक है। चौथा पॉइंट, इफ फोर्स इज पॉजिटिव, अगर फोर्स कैसा है? पॉजिटिव है, तो क्या होगा? रिपल्सिव, देन इट इज रिपल्सिव। इफ फोर्स इज नेगेटिव, देन इट इज अट्रैक्टिव। ओके जी, यहां तक ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक बहुत आसानी से? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 1। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन, ये PYQ है तुम्हारा, ठीक है। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्स फोर्स? बताओ। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसके लिए एक वर्ड यूज करते थे हम, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ, ठीक है। ठीक है, लिखो। आंसर लिखो, आंसर लिखो, लिखो इट फॉलो, बोथ फॉलो है। हाँ, आकाश का असर है। ये मेरी बेइज्जती हुई है वैसे।
हाँ, ये मेरी बेइज्जती हुई है कि नहीं, आपका पढ़ाया हुआ नहीं है ये। हाँ। हाँ, अब तो तूने बोल दिया, अब तो हो गया। यशु यशु। चलो नेक्स्ट लिखो। बोथ फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ। सिर्फ यही सिमिलैरिटी है, और कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब क्या? मतलब ये एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स? बताओ। पहला। दूसरा फर्क? हाँ, देखो मेरी बात समझो। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और ये कभी भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर होगी? तो लिखो, दो चीजें लिखो, लिखो। लिखो, कूलम फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता मीडियम पे, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, और क्या है दूसरा? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हम्म। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके भी हमेशा क्या रहता है? हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। बट कूलम फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। सही है, खराब है? सही है। अच्छा, थर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जी की वैल्यू याद है किसी को? वे कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10 to the power -11 एवोगैड्रो नंबर का। शाबाश शाबाश, ये 12वीं क्लास के बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। इसकी कौन छोटा कौन बड़ा है ना? तो अब एक क्वेश्चन है बहुत आसान सा, कि कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा या कूलम फोर्स ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में? क्यों क्यों क्यों? ये मत बोलना कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ज्यादा है। ये तो कोई लॉजिकल आंसर नहीं हो ना, लॉजिकल आंसर तो ये नहीं हुआ ना। देखो, ये तो मैंने तुम्हारे को समझाने के लिए, याद रखने के लिए ये कर सकते हैं, बट लॉजिकल क्या है? लॉजिकल समझाता हूँ, देखो क्या है। वो पॉइंट चार्जेस पे लगता है। अगर देखो तो दोनों लॉ एक ही तो है। अगर ध्यान से देखो तो दोनों लॉ एक ही हैं। देखो मैं समझाता हूँ। ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 से, ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 से, या एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² से, ये एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² से। अब मेरे को दोनों में फर्क बताओ क्या? अब ये मत बोलना है मास है, क्योंकि मास भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, याद करो क्लास 1।
और चार्ज भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। चार्ज कहाँ होता है? मटेरियल के अंदर। और मास कहाँ होता है? वो भी मटेरियल के अंदर। तो दोनों लॉ तो एक ही है। अब फर्क समझ में आ रहा है? फर्क जो लिखे हैं वो है। तीसरा फर्क ये है, इनके कॉन्स्टेंट्स में फर्क है। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पेज लिया, उसके छोटे 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 टुकड़े करके यहाँ रख दिए बड़े सारे। ठीक है, क्या उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? फिर मैंने क्या किया, मैंने ना स्केल को अपनी बाजू के साथ रब किया, अपने सिर के साथ रब किया, और ऐसे उसको छुपाया। क्या होगा? अट्रैक्ट कर जाएगा उसे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद भी, ग्रेविटेशनल फोर्स की मौजूदगी में वो अट्रैक्ट कर गया। बोलो हाँ या ना। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल से आपने और मैंने मिलके क्या कंक्लूड किया कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम फोर्स ज्यादा है। सही है खराब है? लिखो। लिखो, विच फोर्स इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एंड वाई। आंसर लिखो। कूलम फोर्स इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। रीजन लिखो, रीजन। बिकॉज इट pulls the pieces of paper है ना, pull the pieces of paper against gravitational force। चलो न्यूमेरिकल शुरू करें। दो चार्जेस हैं, लिखो। देयर आर टू चार्जेस, न्यूमेरिकल नंबर वन। टू चार्जेस, Q1 एंड Q2 रिवॉल्व अराउंड ईच अदर। यहाँ Q2 रिवॉल्व अराउंड Q1 ऐसे लिख लेते हैं, Q2 रिवॉल्व अराउंड Q1। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ऑल्सो कमेंट ऑन नेचर ऑफ फोर्स, क्वेश्चन मार्क। हाँ, देखो ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर Q1 फिक्स है और यहाँ पर Q1 फिक्स है, सॉरी, ये Q2 इसके आसपास गोल चक्कर लगा रहा है ऐसे, है ना। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन बढ़ते सारी। अब मुझे बताओ कि Q1 ने Q2 को पकड़ा हुआ है या छोड़ा हुआ है? पकड़ा हुआ है तो अट्रैक्टिव होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले हमने नीचे वाले का आंसर कर दिया, ऑल्सो कमेंट होता नेचर ऑफ द फोर्स का आंसर कर दिया। क्या है नेचर ऑफ फोर्स? कैसा है? कैसा है? अट्रैक्टिव है। पहले तो इसका आंसर कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में, इन दोनों का अगर मैं डिस्टेंस r मान लूं तो क्या इनमें कूलम फोर्स जनरेट होगा? कितना? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सिंपल। ठीक है। अच्छा ये गोल घूम रहा है, गोल घूमने के लिए इसको एक और फोर्स चाहिए होता है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी क्रिएट नहीं होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये जो फोर्स है ये कन्वर्ट हो गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? mv² अपॉन में r। दोनों को इक्वेट कर दूं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mv² अपॉन आर। कोई बताएगा हमने इसको इक्वेट क्यों किया? हमें कैसे पता दोनों इक्वल होंगे? बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। अभी बता के हटाऊं, अभी अभी बता के हटाऊं इस बात को वैसे। तो
पूरा कूलम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल क्यों होगा, ये अभी बताया मैंने जस्ट आप लोगों को, बस आप लोगों को इसी बात पे ध्यान देना है, क्योंकि वो क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं होता। यानी कि सारा का सारा कूलम फोर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तभी इन दोनों को क्या किया गया है, इक्वल किया गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब कटपिट कर देते हैं। इससे कट गया, एम को इसके पैरों में भेज के वी की वैल्यू निकाल देते हैं, के Q1 Q2 अपॉन में आर। कोई प्रॉब्लम? वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एम 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 ये रहा। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें तो गोल घूमेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। तो यहां पर ये लिख दूं, 2πr अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट में के Q1 Q2 अपॉन आर एम। सही लिखा है गलत लिखा है पहले ये बताओ। अब टी की वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगी, टी इज इक्वल टू अंडर रूट में आर एम अपॉन में के Q1 Q2 और इंटू 2πr। ये आंसर है। अब पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो यही कर सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मैंने आपको बोला 3-4 तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अलावा आएंगे नहीं। पहला तरीका ये होगा, इसी में और क्या पूछ लेगा, देखो इसमें क्या दे देगा, इन दोनों में से दोनों की वैल्यू दे देगा, आर निकालने को बोल देगा, तो आर निकल जाएगा यहाँ से। ये रहा फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन आर, डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। कुछ गिवन आएगा, कंसेप्ट पढ़ लो, यही रहेगा। बस आप ये ध्यान रखना, कभी भी कोई ध्यान दो, 1 मिनट बात की तरफ ध्यान दो। कभी भी ध्यान रखना, दो चार्जेस हो, एक चार्ज दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, उनके बीच का क्या लगाना, हमेशा कूलम फोर्स लगा के उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देना। और ये बात दिमाग में बिठा लेना अपने हमेशा के लिए, कि जो भी कूलम फोर्स है पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। बस ये बात याद रख लेना, ये बात याद रहेगी, बस ये वाली बात याद रहेगी तो बस भला हो जाएगा तुम्हारा। फिर सुन लो दोबारा से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी दो एक चार्ज दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, दोनों में क्या लगाना, कूलम फोर्स लगाना, और उसको किसके इक्वल कर देना, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट कर देना। अपने आप जो निकालना है वो आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा देखो, पहला ठीक है, टाइप 1 के न्यूमेरिकल ठीक हो गए। टाइप 1 में न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज के अराउंड क्या कर रहा होगा, गोल घूम रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, कूलम फोर्स को किसके इक्वेट कर देना है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। दूसरा देखो, दूसरा लिखो टाइप 2। टाइप 2 के न्यूमेरिकल है, एक टाइप का न्यूमेरिकल ऐसा आएगा। टाइप 2 के न्यूमेरिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना दो बॉडीज मिलेंगी, आपको एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर बैलेंस करना है। मतलब ऐसे मान लो एक बॉल है, दूसरी बॉल उसके ऊपर यहाँ पर सर्टेन हाइट पे बैलेंस करनी है। अब मुझे बताओ, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो चिपक जाएंगी। तो मेरे को अगर इसको बैलेंस करना है तो पहला नेचर कैसा रखना पड़ेगा, रिपल्सिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। ठीक है, बात क्लियर हो गई। टाइप 2 में सबसे पहले नोट लिखो, लिखो फॉर बैलेंसिंग हमें चाहिए, वी नीड, हमें कैसा फोर्स चाहिए बताओ, कैसा फोर्स चाहिए, रिपल्सिव फोर्स है ना। फॉर बैलेंसिंग वी नीड रिपल्सिव फोर्स। Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड लेंगे। हाँ हाँ, एक चीज बात समझना, कूलम फोर्स का कभी भी फॉर्मूला लगाओ, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड लेना है। देखो एक बात ना सुन लो, ये बात ना थोड़ी तंग करती है, इसलिए मैं एक बारी तुम्हारे को एक लॉजिकल बात समझाता हूँ। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी, कहीं पर भी लगा लेना, ये रूल लगेगा। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें जब वैल्यू डलती है तो मैग्नीट्यूड डलता है, साइन नहीं डलता है, कभी भी ध्यान रखना। जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है उनमें वैल्यू डलती है, विद साइन डलती है, ये चीज ध्यान रखना। अभी हम ना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, एक कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ना स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें जब भी चार्ज डालोगे विद साइन डालेंगे, ये ध्यान रखना। उसमें न्यूमेरिकल की वैल्यू भी गलत आएगी नहीं तो पूरी तरीके से। बात ठीक है कोई? चलें आगे, चलो। अब लेट, एक ये बॉल है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है, यहां पर एक और बॉल है जिसके पास चार्ज Q2 है, और इसका मास m है, ये नीचे गिर रहा है विद द फोर्स mg। ठीक है, अच्छा लेट एट एनी इंस्टेंट ये दोनों r डिस्टेंस पे है। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है,
तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बॉल है ना, ये वाली बॉल जो ऊपर वाली बॉल है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, तभी बैलेंस हो पाएगी। क्योंकि अगर इस पर डाउनवर्ड फोर्स होता तो नीचे गिरती, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स होता तो ऊपर जाती। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? जीरो है। तो हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं। देखो, एक तो फोर्स इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा mg, और एक फोर्स इसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। इसका नाम बताओ। एफ किसके ऊपर लग रहा है? टू पर। लगा कौन रहा है? वन। नहीं समझ आई? आई? पक्का? देखो कौन सी बॉडी पर लग रहा है? सेकंड बॉडी पे। लगा कौन रहा है? फर्स्ट बॉडी। माइनस एफ टू वन इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया। ठीक है। अब ये मत पूछना कि mg को पॉजिटिव क्यों लिया, इसको नेगेटिव क्यों लिया, आप उल्टा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन तो है नहीं ना? है क्या एक्सेलरेशन? नहीं ना? अच्छा, अब क्या करेंगे? F21 इक्वल हो गया mg के। F21 की वैल्यू क्या इतनी होती है? k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और इधर m और g की वैल्यू डालना, कैंसिलेशन वैंसिलेशन करना, आंसर आ जाएगा। कुछ ना कुछ दे रखा होगा निकालने के लिए। डिस्टेंस जनरली पूछता है ऐसे क्वेश्चन में, तो r की वैल्यू निकालने को बोलता है, r की वैल्यू निकाल देना। न्यूमेरिकल समझ आया? कंसेप्ट समझ आया न्यूमेरिकल का? देखो कंसेप्ट समझ आओगे, न्यूमेरिकल खुद कर पाओगे। कंसेप्ट समझ आया न्यूमेरिकल के पीछे का, कहां से आया है? ठीक है। पिछली बारी फोर्स अट्रैक्टिव क्यों था, इस बारी फोर्स रिपल्सिव क्यों है, और इस बारी फोर्स नेट फोर्स जीरो क्यों है? क्योंकि वो बॉल हिल नहीं रही है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगर कोई टेस्ट में या एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड के पेपर में, डायरेक्ट अगर कोई ये लिखता है, तो बॉस बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर कटे। मैं उसका रीजन बताता हूं ना क्यों। आपने इक्वेट किया। आपने इक्वेट का मतलब क्या है कि आपने दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया। दोनों फोर्सेस को इक्वल का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के हटे हैं कि इसका मतलब जो सेंट्री जो कूलम फोर्स है वो वेट में कन्वर्ट हो गया। देखो पीछे मेरी बात सुनो ना, आप लोग कंसेप्ट पकड़ो, आप लोग रटो मत। इन दोनों को इक्वेट क्यों किया था, ये बताओ मेरे को। क्यों इक्वेट किया था? क्या रीजन था इक्वेट करने का? कूलम फोर्स, बोलो बोलो। कन्वर्ट हो रहा था किस में? सेंट्रीपिटल। तब दोनों को क्या किया था? इक्वेट किया था। यहां पर भी अगर आप इक्वेट कर रहे हो, तो यहां पर भी मैं वही रूल बोलूंगा। क्या रूल बोलूंगा? कि सेंट्रीपिटल, सॉरी, जो कूलम फोर्स है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया वेट में। क्या ऐसा हुआ है? क्या कूलम फोर्स वेट में कन्वर्ट हुआ है? क्या कूलम फोर्स की वजह से वेट बना है? नहीं। तो यहां पर यह बात मेंशन करनी बहुत जरूरी है कि इस वाली बॉल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, इसलिए एफ जी एम जी माइनस एफ टू वन इज इक्वल टू जीरो। इधर गया और आंसर आया, ये रिजल्ट निकल कर आया। ये अगर आप बात मेंशन नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखना, तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे, और काटने चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ये लिखोगे, इस देखो बात एक नहीं है, ये बात समझना। कोई कोई तुम्हारे में से बहस करेगा, सर आप भी तो वही बात बोल रहे हो। मैं यहां से इस कंक्लूजन पर पहुंचू, तुम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते इस कंक्लूजन पे। ठीक है। अब इसमें एक एक थोड़ा सा तुम्हारे को एक एक थोड़ा सा और दिखाता हूं, पहले नोट कर लो, फिर एक छोटी सी चीज और देखनी है इसमें। अच्छा, अगली क्लास में अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होने हैं अगली क्लास में, कम से कम दो क्लासेस में अगली, वो भी सिर्फ कूलम्स लोगे। बस दो कंसेप्ट और कराने, फिर छोड़ूंगा अच्छी क्लास, ठीक है? वो कंसेप्ट रह जाएंगे नहीं तो। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो। मान लो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका भार ज्यादा है, तो ये बॉल ना नीचे गिर रही है, तो मेरे को इसकी एक्सेलरेशन पता करनी है। लोग तो ऐसे बैठे हुए जैसे 11th में कभी पढ़ा ही नहीं है। ये क्या 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 बोल दिया, ये क्या क्या बात बोल दी। हाँ देखो, नीचे गिर रही है इसलिए mg पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। देखो बॉल नीचे गिर रही है ना, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए mg पॉजिटिव, f21 नेगेटिव इज इक्वल टू ma। mg को mg माइनस f21 का फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू ma। अब जो भी गिवन आएगा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर ले लेना। ठीक है। अच्छा मान लो
ये बॉल ऊपर उड़ रही है, फिर मतलब फोर्स ज्यादा है तो ऊपर, रिपल्शन की वजह से ऊपर जा रही है बॉल। अब क्या लिखोगे? अब क्या लिखोगे? बोलो बोलो, क्या लिखोगे? F21 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, फिर वैल्यू निकल जाएगी। बताओ क्या नहीं समझ आया था? है हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए रटो मत, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझ आया? बैलेंसिंग का केस क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। जब नेट फोर्स जीरो है तो किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव लो, जब नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। लास्ट सिचुएशन लिखो, लिखो कॉन्करेंट सिचुएशन। अब किसी ने न्यूमेरिकल गलत किए ना तो देख लेना उसका क्या हल करूंगा मैं। कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट किसी को पता है? हाँ, क्यों? है, देखो, ऐसी सिचुएशन को कॉन्करेंट सिचुएशन कहते हैं। पहले इनमें एंगल कितने डिग्री का होता है? 120 120 120, ठीक है, पहली सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन ये कि लेट ये एफ है, ये एफ है, ये भी एफ है, मान लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां बनेगा, हाँ या ना बताओ पहले। इस रिजल्टेंट को निकालते हैं, चलो। अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस कॉस 120, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ही रहने दे रहा हूं, मेरी मर्जी। 2f स्क्वायर ही रहने दे रहा हूं इसको। ये माइनस हाफ होता है, इससे घट गया, क्या हो गया? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, इससे घट गया, क्या बचा? एफ। तो यहाँ पर कितना आया? एफ। तो इस फिगर को रीड्रॉ करते हैं, ऊपर कितना? एफ। नीचे कितना? एफ। ऊपर वाला एफ पॉजिटिव, नीचे वाला एफ नेगेटिव, नेट जीरो। बात क्लियर हो गई? तो ऐसी सिचुएशन बहुत बारी आएगी जहां पर आपको बोलेगा तीन फोर्स 180 120 120 पे एक्ट कर रहे हैं, तो बिना सोचे समझे, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर कितना? जीरो। कॉन्करेंट सिचुएशन का रीजन दे दिया मैंने आप लोगों को। कॉन्करेंट सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो आएगा, रीजन आपको पास क्लियर है क्यों नेट फोर्स जीरो आएगा। हाँ, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तीनों एफ होने चाहिए। ये मत कराना ये 10 हो, ये 20 हो, 30 हो तो तुम्हारे को पूछ ले नेट फोर्स जीरो लिखाओ। रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। तीनों एफ है तब जीरो आ रहा है, तभी तो एफ ऊपर नीचे, तभी तो एफ नीचे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है।